छोटे से गांव में मनी नामक एक जलवाहक रहता था। बहुत परिश्रमी से काम करने के बावजूद वह केवल 2 समय का भोजन कमा पाता। एक बार पानी ले जाते समय उसने थोड़ा ज्यादा पैसे कमाया। ये देखो, 1 पैसा। मेरा यह खजाना कहाँ छुपाओ? इनमें से किसी एक ईंट के पीछे सुरक्षित रहेगा। धीरे से ईंटों को वह थपथपाने लगा। ओह, लगता है ये ईंट खोखला है। उत्तरी द्वार से बाएं तरफ पर पहला ईंट है और जमीन से 10वां। इस स्थान को याद रखना आसान रहेगा। मनी ने जीवन में पहली बार कुछ अधिक कमाया और उसके लिए ये खजाने से कम नहीं था। आहा, मेरा खजाना अब यहाँ पर सुरक्षित है। मैं अमीर बन गया। साल बीत गए और मनी ने शादी कर ली। उसकी पत्नी भी थी जलवाहक। दोनों साथ में खुश थे और दक्षिण द्वार के पास अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई। फिर एक दिन, काश हमारे पास काफी पैसे होते, फिर हम भी शाम को मेला देखने जा सकते थे, पर है नहीं। अरे क्यों नहीं? मेरे पास पैसे हैं। 1 पैसा। मैंने एक सुरक्षित जगह में उसको छिपा के रखा है। सच? मेरे पास भी 1 पैसा है। अगर तुम अपना ले आओगे, फिर हम दोनों के पास खूब मजे करने के लिए काफी होगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाके अपना खजाना ले आऊंगा। जल्दी आना। तेज गर्मी का मौसम था और दोपहर का सूर्य आकाश में धधक रहा था। रास्ते पे कोई नहीं था, केवल ये जलवाहक जो गाना गाते गाते दौड़ रहा था। हाँ, वो रहा। बस थोड़ा और दूर। महाराज उदय अपने महल के छज्जे पे आराम कर रहे थे जब उन्होंने मनी को देखा। पता नहीं ये कौन है जो इतनी तेज गर्मी में खुशी खुशी दौड़े जा रहा है। महाराज ने अपने सैनिक को आदेश दिया उस जलवाहक को ले आने के लिए। मनी जा ही रहा था जब महाराज के सैनिकों ने उसको रोककर पकड़ लिया। अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो। महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं, आओ हमारे साथ। मनी को जरूरी काम होने के बावजूद वह महाराज के आदेश को इनकार नहीं कर पाया, तो सैनिकों के साथ महल चला गया। धरती आग जैसी उबल रही है, फिर भी तुम गाते हुए दौड़े जा रहे हो। तुम्हारे पैर नहीं जल रहे? मेरी इच्छा ही मेरे लिए आग है, ये गर्मी नहीं। और क्या है तुम्हारी इच्छा? मेरी यही इच्छा है कि मैं उत्तरी द्वार पर एक ईंट के पीछे मेरा छुपाया गया खजाने को वापस लूं और अपनी पत्नी को खुश करूं। इतनी तेज धूप की परवाह किए बिना तुम शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहे हो। क्या तुम्हारा खजाना 1 लाख सोने के सिक्के हैं? अरे नहीं, उतना नहीं। 50,000? नहीं महाराज। 10,000? उतना नहीं महाराज, बस 1 पैसा। 1 पैसा? हाँ, पर उस 1 पैसे के साथ मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ ले सकता हूँ और उसे खुश भी कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा, ये लो और घर जाओ। आपका दिया हुआ अवश्य लूंगा, पर मैं वहाँ जाकर अपना भी पैसा उठा लूंगा। मेरे मित्र, खुद को मत थकाओ, ये लो 2 पैसे। मैं स्वीकार करता हूँ, पर मुझे अपना वाला सिक्का भी चाहिए। मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा, बस घर लौट जाओ। मैं आपके 10 ले लूंगा, पर मुझे वो भी चाहिए। इसको अपने बचाए हुए 1 पैसे से इतना लगाव है, परंतु उसको इतना दूर उत्तरी द्वार तक जाना पड़ेगा। अंत में महाराज ने अपना प्रस्ताव और ऊंचा कर दिया। मैं तुम्हें 1000 पैसे दूंगा। शुक्रिया, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, और वो भी जो मैंने छुपा के रखा है।
मजबूर होकर महाराज अपना प्रस्ताव बढ़ाते गए, परंतु मनी ने जोर दिया कि वह किसी भी हालत में वहां जाकर वो सिक्का भी ले आएगा। ठीक है, अगर तुम उस एक पैसे का पीछा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। महाराज ने जलवाहक को ताज पहनाने के लिए एक शानदार उत्सव रखा। आधा राज्य का राजा। अब बोलो मित्र, तुम्हें इस राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए? मनी ने सोचने के लिए एक क्षण लिया और फिर बोला, मुझे इस राज्य का उत्तरी हिस्सा चाहिए। यकीन ही नहीं होता, तुम फिर से जीत गए। इसी प्रकार जलवाहक मनी को राज्य का आधा हिस्सा ही नहीं बल्कि उसका उत्तरी द्वार का गुप्त खजाना भी मिल गया। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक राजा और उसके 3 बेटियां रहती थी। वो तीनों अच्छे और सुंदर लड़कियां होने के नाते, लेकिन एक दिन उन्होंने यह परीक्षा करने की फैसला किया कि वे तीनों उनसे कितना प्यार करते थे। राजा ने अपने बेटियों को उसके चारों ओर इकट्ठा किया और उन सब से एक ही सवाल पूछा, मेरे लड़कियां, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप सभी मुझे सच जवाब देने का वादा करते हैं? ये क्या है पापा, हम वादा करते हैं। आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं? ओह पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी हीरो और मानिक। यह एक उत्कृष्ट उत्तर है मेरी लड़की। प्रिय पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी सोना और चांदी। अद्भुत बेटा। राजा बहुत प्रसन्न लग रहा था और फिर सबसे छोटी बेटी की बारी थी। मेरे पिता और राजा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी नमक। राजा उसके उत्तर से बहुत आश्चर्यचकित हुआ और थोड़ा भौंका। क्या कहा तुमने? मुझे लगता है कि मैंने तुमको ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई ये कहने का? तुम्हारी बहनें मुझे हीरे और सोने से भी ज्यादा प्यार करते हैं और तुम मुझे नमक जितना प्यार करती हो। इस राज्य को अभी छोड़ के जाओ और कभी वापस मत आना। छोटी राजकुमारी बहुत दूर भाग गई और जंगल में छिप गई, लेकिन वह जल्द ही बहुत थक गई। वह एक जगह पर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। जब एक राजकुमार जो वहाँ से गुजर रहा था ने उसे सुना। जैसे ही उसने सुंदर राजकुमारी को देखा, युवा राजकुमार को उसके साथ प्यार हो गया। राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और जल्द ही उससे शादी करने के लिए कहा था। युवा राजकुमारी ने उससे कहा कि वह केवल उससे शादी करेगी यदि उसके पिता राजा शादी में आए। दुख की बात है कि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं और मुझसे कहा है कि मैं उनके राज्य में कभी नहीं लौटूं। चिंता मत करो मेरे प्रिय राजकुमारी, मैं उन्हें हमारी शादी का निमंत्रण भेजूंगा और जब वह आएंगे तो हम उन्हें एक सबक सिखाएंगे। राजकुमार ने तुरंत राजा को शादी का निमंत्रण भेजा, लेकिन चतुर राजकुमार ने यह नहीं लिखा कि वह राजा की सबसे छोटी बेटी से शादी कर रहा था। और जब शादी का दिन आया तो राजा वहां पहुंचे। वह युवा राजकुमार के बगल में सम्मान के स्थान पर भोज के मेज पर बैठ गया। फिर उन्हें एक भोजन परोसा गया जो बिल्कुल स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन जब राजा उसे चखने आए तो वह फफक कर रो पड़ा। इस भोजन में नमक नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता। एक ही बार घूंघट पहने एक व्यक्ति ने उन्हें नमक लाकर दिया और कहा, ये लीजिए मेरे राजा, मुझे उम्मीद है कि भोजन अब बेहतर स्वाद होगा। राजा ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली और राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी को देखा। वह एक बार में समझ गए कि राजकुमार और राजकुमारी उसे क्या सिखाना चाहते थे। उसने जो किया उससे शर्मिंदा होकर राजा ने अपनी बेटी से माफी मांगी। राजकुमारी खुशी में चिल्लाई, ओह मेरे पिता, मैंने आपको माफ कर दिया है और मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और राजा, राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहते हैं। एक लंबे समय से पहले एक राजा रहता था जो एक काला जादू के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। केवल एक चीज थी जो उसे बचा सकती थी। वो कैसे है? ये एक बहुत प्रभावशाली जादू है और इस जादू के लिए केवल एक दवा है। हमें खरगोश के बूर से मिट्टी चाहिए।
पुर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और हमें 3 दिनों के भीतर मिट्टी की जरूरत है। राजकुमार ने बहुत ढूंढा, लेकिन एक भी खरगोश नहीं दिखाई दी थी। अचानक एक दिन एक खरगोश ने उनका रास्ता काटा। राजकुमार ने अपने घोड़े को छलांग लगा दिया और वह खरगोश के पीछे भाग गए और जल्द ही एक गुफा में प्रवेश किया जहां एक दुष्ट राक्षस रहता था। उस राक्षस ने राजकुमार को एक बक्से में रखा और वहां 2 दिन और 2 रातों तक रुका। दूसरी रात को बक्सा अचानक खुल गया और राजकुमार को बहुत देर बाद रोशनी दिखने पर अजीब लगा। बाहर आने पर उसने एक युवती को देखा। उससे देखकर राजकुमार को लगा कि उससे ज्यादा चमकती हुई खूबसूरत कन्या उसने कभी नहीं देखा है। मैं वही खरगोश हूँ जिसका आपने उस दिन पीछा किया था। उस राक्षस ने मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि मैं दिन में एक खरगोश बन जाती हूँ और रात में अपने असली रूप में बदल जाती हूँ। जल्दी, वो राक्षस अभी बाहर है, उसके वापस आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। और ये लो, 10 साल पुराना खरगोश के बूर की मिट्टी है तुम्हारे पिता के लिए, उन्हें बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। आप ये बताओ मैं आपका एहसान कैसे लौटाऊं? अभी के लिए यहाँ से बच जाओ। जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो बाहर जाओ और दुनिया में घूमो। आपको मेरी मदद करने का एक तरीका मिल जाएगा। राजकुमार ने जैसे कहा गया था वैसे ही किया। उन्होंने महल में जाकर अपने पिताजी की जान बचाई और फिर दुनिया की सैर की, लेकिन एक साधारण युवा के रूप में, बल्कि एक राजकुमार की तरह नहीं। अपने कारनामों के दौरान उनकी मुलाकात एक मछुआरे से हुई जिसने उन्हें मछली पकड़ने के व्यापार को सिखाने के लिए नौकरी की पेशकश की। राजकुमार को काम करने के बाद मछुआरे ने प्रसन्न होकर उसे एक जादुई जाल भेंट किया जो किसी भी मछली को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। और इसलिए राजकुमार तब तक आगे बढ़ा जब तक वो एक नई राज्य में नहीं पहुंच गया। वहाँ की महल रात में 1000 चमकदार रोशनी से चमकता रहा। उसने एक राहगीर से इसके बारे में पूछा। महल को हर रात इस तरह सजाया जाता है। राजा एक गर्वित पिता के रूप में हमारी राजकुमारी की सुंदरता का जश्न मनाते हैं और राजा तब सभी को चुनौती देता है कि वह उसे एक ऐसी महिला के बारे में बताए जो अपनी बेटी से ज्यादा चमकती है। हमारी राजकुमारी की तुलना में अधिक खूबसूरत युवती के खबर के साथ कोई भी कभी नहीं आया। लेकिन सुंदरता पर इतना जोर क्यों? ये सिर्फ एक पिता का गौरव है। हमारी राजकुमारी सभी प्रकार के खेल और कलाओं से अच्छी तरह परिचित है, लेकिन वह चुपके से चाहती है कि कोई ऐसी महिला मिले जो उससे ज्यादा चमकती हो, ताकि उसके पिता इन सभी समारोहों को समाप्त कर देंगे। उसे ये सब बहुत शर्मानक लगता है। शायद मैं इसके साथ मदद कर सकता हूँ। तो राजकुमार राजा के दरबार में गया और उसे बताया कि उसे एक राजकुमारी के बारे में पता है जो सूरज से भी तेज चमकती है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह दूंगा। उसे अदालत में आने दो, लेकिन अगर आप ऐसा करने में असफल रहे तो आपको दंडित किया जाएगा। इसीलिए राजकुमार अपने राज्य में वापस चला गया और जंगल में गया और उसने उस राक्षस की गुफा की तरफ अपना रास्ता खोज लिया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे उस गुफा के लिए एक प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था, क्योंकि वह चारों ओर से पानी भर गया था और इसके माध्यम से प्राप्त करना असंभव था। राजकुमार ने पानी में डुबकी लगाने की फैसला किया जब उसे किसी का आवाज सुनाई दिया। राजकुमार, रुको, मैं राजकुमारी की परी माँ हूँ। राजकुमारी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। जब उसने आपको बाहर जाने दिया तब उस राक्षस को उस पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वो आपको कैद कर चुका था, और वह एक खरगोश होने के कारण उस गुफा से बाहर नहीं आ सकती है, क्योंकि वह उसके चारों ओर इतना बाध पैदा किया, इसीलिए उसे उस बक्से में ही रहना होगा। उस राक्षस ने गुफा को जंगली मच्छी के द्वारा संरक्षित किया है। मुझे राजकुमारी के खरगोश के रूप से बनाए हुए रास्ते से पता है कि उस गुफा में कैसे जाना है, लेकिन हम उसी तरह बाहर नहीं आ सकते। चिंता मत करो, बस गुफा के अंदर जाओ और राजकुमारी की तरह उस बक्से में घुस जाओ। बक्सा लकड़ी का है, इसलिए ये तैरता रहेगा। मैं एक मजबूत तैरक हूँ, इसीलिए मैं आपको बाहर निकलने में सक्षम हूँ। साथ ही मेरे पास मछली पकड़ने के लिए एक जादुई जाल है। कुछ समय के भीतर
राजकुमार ने राजकुमारी को बचा लिया था और वो खुश थी। ओह राजकुमार, तुमने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। राजकुमारी, एक एहसान है जो मुझे आपसे पूछना है। राजकुमार ने तब राजकुमारी और उसके परी माँ को राजा और उसके बेटी के बारे में सब बताया। मैं राजकुमार को समझती हूँ और निश्चित रूप से मैं आपका साथ दूंगी। ये अच्छा है कि राजा रात में उत्सव मनाता है। मैं उस समय अपने मानव रूप में बदल जाऊंगी। परंतु इस राक्षस के आप पर किए जादू हमेशा के लिए कैसे टूट सकता है? अगर मैं सोने के धुंध के बीच में से चलूं तो ये टूट सकता है। इसीलिए उन्होंने राज्य की यात्रा की और जब वे महल पहुँचे तो राजकुमार ने खरगोश रूप में रही राजकुमारी को बक्से में जाने के लिए कहा। फिर वो बक्सा को राजा के पास लेके गया। महाराज, चमकती हुई राजकुमारी इस बक्से में है। क्या आपके कोषाध्यक्ष मुझे कुछ सोने के धूल दे सकते हैं? धूल को पाइपों में डाला जाना चाहिए ताकि वो एक सुनहरे धुंध की तरह ऊपर उठ जाए। गार्ड ने वैसा ही किया जैसा कि राजकुमार ने कहा था और जब धुंध काफी मोटी थी तो परी माँ ने बक्से को खोल दिया और राजकुमारी बक्से से बाहर आ गई और उसका अभिशाप आखिरकार टूट गया। पूरा दरबार उसकी आप पर सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया। राजकुमारी अब वास्तव में दुनिया के सबसे चमकती महिला है। देखिए पिताजी, अब कृपया मेरी सुंदरता के बारे में सबको बताना बंद करें। मुझे शर्मिंदा करने की इस दैनिक उत्सव को छोड़ दें। मैं केवल सुंदरता से बहुत अधिक के लिए खड़ा होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्रिय मछुआरे, या मैं कहूँ राजकुमार, आपने अच्छा किया। महाराजा ने राजकुमारी के लिए राजकुमार के राज्य में वापस जाने की व्यवस्था की, जहाँ से वे शादीशुदा थे और बाद में खुशी से रहते थे। और राजा ने सीखा कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। एक बार एक मटर की फली में 5 छोटे मटर रहते थे। वे सभी अलग अलग थे लेकिन फिर भी साथ रहते थे, क्योंकि मटर की फली अभी भी बंद थी। वे सूर्य की किरणों को सहन करने के लिए अभी बहुत छोटे थे। वे सारा दिन सोते रहते थे, लेकिन रात में वे एक दूसरे से बात करते थे और अपने आसपास संगीत सुना करते थे, खासकर चंद्रमा का संगीत। सुंदर चंद्रमा तारों से लिपटा हुआ मटरों के लिए सुंदर गीत गाता था। पूर्णिमा के समय वह मृदंग बजाता था। चंद्रमा द्वारा बजाए जाने वाले तेज मृदंग को सुनकर मटर जाग जाते थे, लेकिन चंद्रमा का संगीत पर हर मटर की अपनी प्रतिक्रिया थी। मुझे मृदंग की आवाज बहुत पसंद है, बूम बूम बूम। मुझे तो गिटार बहुत पसंद है, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, यह कितना सुखदायक है। मुझे तो वीणा बजाने का तरीका बहुत पसंद है, यह बहुत खूबसूरत है। आहा, इतना मधुर। ओह, यहाँ शांति क्यों नहीं है? संगीत को भूल जाओ। मुझे जितना हो सके उतना सोना पसंद है। चौथा मटर बहुत आलसी था। पांचवा और सबसे छोटा मटर अन्य 4 से बहुत अलग था। मुझे हर तरह का संगीत पसंद है, चाहे वो गिटार हो, मृदंग या फिर वीणा। उनमें से हर एक खास है और जब मैं उनकी धुन सुनता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मटर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और अब उन्हें लगा कि उनकी फली सड़ रही है। वे सभी शिकायत कर रहे थे और एक दूसरे को हटा रहे थे। अचानक मटर की फली खुली और एक कठोर रोशनी आई, जिससे मटर बहुत नाराज हो गए। कुछ मिनटों के बाद जब वे सभी सूरज की रोशनी के साथ सहज हो गए तो उन्होंने एक चर्चा शुरू कर दी। मुझे लगता है कि हमें बाहर जाने और दुनिया को देखने का मौका मिला है। क्या आप सच में इसे एक अच्छा विचार मानते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। हम संभावनाओं पर चर्चा करने में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं बाहर जाकर अलग अलग रंग देखना चाहता हूँ। मैं इस फली के बाहर जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। आप जो करना चाहते हैं वो करो, मैं तो बस सोना चाहता हूँ। चलो कोशिश करते हैं। हम लंबे समय से यहाँ हैं, हम बाहर की दुनिया को नहीं जानते हैं।
उन्होंने अंत में इसे एक साहसिक कार्य के रूप में लिया और एक एक करके वे फली से नीचे खिसक गए। वे सभी मटर के ढेर पर उतरे। वाह, वो तो कितना सुंदर है। अरे देखो, हम जमीन से इतनी ऊंची एक शाखा पर बैठे हैं। जैसा कि वे नई दुनिया के बारे में बात कर रहे थे, वे देख रहे थे कि एक लड़का उन्हें देख रहा है। ये मटर मेरे गुलेल के लिए एकदम सही लगते हैं। मुझे उन्हें भी उठाना चाहिए। लड़के ने एक एक कर सभी को उठाया। पहला मटर आकाश में बहुत दूर उड़ा। दूसरे मटर तो उसे देख भी नहीं पाए। ओह, मैं मरने जा रहा हूँ। फिर लड़के ने अपनी गुलेल के साथ दूसरा, तीसरा और चौथे मटर को एक एक करके दूर फेंका। मटर चीख रहे थे जैसे वे जाने कहाँ उड़ रहे हो। फिर सबसे छोटा मटर उड़ा। वाह, मैं तितली की तरह बादलों में उड़ रहा हूँ। मुझे एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं महान जीवन जी सकूं। सबसे छोटा मटर एक खिड़की पर उतरा। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसने देखा कि एक छोटी लड़की बिस्तर पर सो रही है। वे अस्वस्थ थी और लगातार खांसी कर रही थी। उसकी माँ उसे खाने के लिए कह रही थी, मेरी बेटी, कुछ खाने की कोशिश करो, ये तुम्हें बीमारी से लड़ने की ताकत देगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। अगर तुम नहीं खाओगी तो कैसे मजबूत और स्वस्थ बनोगी? मटर ने देखा कि माँ छोटी लड़की को खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की खाने के लिए बहुत बीमार थी। लड़की के लिए माँ बहुत चिंतित लग रही थी। रात में जब लड़की सो गई तो मटर ने लड़की की माँ और उसके लिए प्रार्थना की और वह उनके लिए बहुत दुखी भी हुआ। वह मदद करना चाहता था। देर रात मटर ने खिड़की के माध्यम से कमरे में प्रवेश किया। चंद्रमा की रोशनी के साथ मटर ने लड़की के लिए मृदंग के साथ एक गीत गाया। अरे, वहाँ कौन है? मुझे अभी कुछ आवाज सुनाई दे रही है। ये मैं हूँ, मैं यहाँ खिड़की में हूँ। अरे, क्या तुम बोल रहे हो? मैंने पहले कभी मटर बोलते हुए नहीं देखा। मैं गा भी सकता हूँ। मैं आपके लिए चंद्रमा के मृदंग के साथ एक गीत गा रहा था। क्या? चांद का मृदंग? मैंने तो इसे सुना नहीं। आपको एक विशेष मटर होना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई विशेष है और हर चीज में कुछ संगीत है। हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपके कहने का ये मतलब है कि मैं चांद का मृदंग सुन सकती हूँ? इस दुनिया में सब कुछ संभव है यदि आप विश्वास करते हो। ओह हाँ, मुझे लगता है कि अब चंद्रमा के मृदंग को सुन सकती हूँ मैं। लेकिन एक चीज है जो मेरे लिए संभव नहीं है। वो क्या है? मैं इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाऊंगी। ओह, ऐसा मत कहो कि क्या होगा। अगर मैं एक मटर के अलावा कुछ और बन सकूं तो तब आप फिर से बेहतर बन सकते हैं। लेकिन आप केवल एक मटर हैं। आप और क्या बन सकते हैं? खुद पर विश्वास रखें और आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और बन जाऊं तो क्या आप मानेंगे कि आप ठीक हो सकते हो? हाँ, ठीक है। सुबह जब लड़की जाग गई तो उसे मटर के साथ बातचीत याद आई। वह खिड़की के पास मटर को तलाश रही थी, लेकिन वो तो वहाँ नहीं था। ये कितना सुंदर है। जैसा कि मटर ने कहा, क्या मैं ये नहीं मान सकती कि मैं ठीक हो सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो जाऊंगी। इसी बीच सबसे छोटा मटर उसे प्रेरित करना चाहता था। वह खिड़की के बाहर रहा और कुछ दिनों तक धूल में लिपटा रहा। बाद में जब सर्दी आ गई तो धूल ने उसे बर्फ से बचने में मदद की।
हर दिन वह खुद को अपने लक्ष्य की ओर धकेल रहा था। अगर मैं कुछ और दिनों तक अपनी इन परिस्थितियों से गुजरता रहा तो मुझे लगता है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ और छोटी लड़की से भी अपना वादा निभा सकता हूँ। सबसे मजबूत मटर सर्दियों के दौरान अपनी इच्छा शक्ति से बच गया। मौसम बदल गया और छोटा मटर तो अब खिल गया। वह कुछ शाखाओं और सुंदर फूलों के एक जोड़े के साथ एक पौधे में बदल गया। एक दिन लड़की की माँ ने खिड़की के बाहर उस सुंदर मटर के पौधे को देखा। देखो मेरी बेटी, ये हमारी खिड़की पर एक मटर है। अरे वाह, इसने अपना वादा निभा लिया माँ। क्या? कैसा वादा? माँ, ये मटर जो अब खिल चुका है और एक दूसरे रूप में तब्दील हो गया है। अब मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। अगर कोई मटर अपना जीवन बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं बदल सकती? हाँ हाँ मेरे बच्चे, बेशक आप जल्दी बेहतर होंगी। लड़की मटर के पौधे को देखकर मुस्कुराई। उसकी माँ ने उस पौधे को धन्यवाद दिया और हर दिन उसकी अच्छी देखभाल की। कुछ दिनों बाद छोटी लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई, क्योंकि वह खुद और मटर में विश्वास करती थी। पाइड पाइपर की कहानी। कई साल पहले जर्मनी में था एक छोटा सा नगर, हैमलिन नामक। हैमलिन के लोग आपस में खुशी से और शांति से रहा करते थे। वहाँ की फसल भी अच्छी खासी थी और लोग तरक्की में थे। सुबह से शाम तक लोग गाने और मनोरंजन में मग्न रहते थे। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर में एक बहुत बड़ी मुसीबत छा गई। चूहों की। सारा शहर हजारों चूहों से भर गया। घरों में, विश्रामालयों में, स्कूलों में, हर एक गली में जहां देखो सिर्फ चूहे। लोगों को जल्द इस समस्या का हल निकालना था। शहर के नागरिक इन चूहों की वजह से बीमार पड़ने लगे। खाना पानी सब भ्रष्ट होने लगा। शहर के मेयर साहब ने कई बैठकों का प्रबंध भी किया इस समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए। पहले सबने सोचा कि बिल्लियां इन चूहों को भगा निकालेंगी, तो लोगों ने बिल्लियां लाई और हर जगह छोड़ दी। पर इससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चूहों की आबादी बहुत ही ज्यादा थी। सब लोग परेशान थे और मदद के लिए बेकरार। एक दिन एक अजनबी हैमलिन में आया। उसके पास थी एक बांसुरी। अजनबी पाइड पाइपर सीधा मेयर साहब के पास गया। अजनबी ने मेयर से बोला, जर्मनी के हर एक कोने में पता है कि हैमलिन के शहर में चूहों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं आप लोगों को इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, तो मेरा इनाम क्या होगा? एक क्षण के लिए तो मेयर हैरान रह गया कि अचानक से कोई अजनबी उनकी दफ्तर में आकर बोल रहा है कि वह शहर के सारे चूहों को भगा देगा। अगर तुम ये सच में कर दोगे तो तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में, बोला मेयर। अजनबी ने रजामंदी में अपना सर हिलाया और बोला, एक दिन के अंदर अंदर हैमलिन में एक चूहा भी नहीं बचेगा। और हाँ, आप अपना वादा ना भूले। ऐसा कहकर पाइड पाइपर वहाँ से चला गया। मेयर पाइड पाइपर की ओर अपनी खिड़की से देखता रहा, उसको शहर के बीचों बीच चलते हुए। फिर अचानक से पाइड पाइपर ने अपनी बांसुरी पर एक अनोखा धुन बजाना शुरू किया। अचानक एक अजीब सी शोर शुरू हो गई। हजारों चूहे हर दिशा से आने लगे और पाइड पाइपर की अनोखी धुन का पीछा करने लगे। घरों से, दुकानों से, हर जगह से चूहे बाहर निकलकर इस धुन के पास आने लगे। हुआ ये था कि धुन की वजह से चूहे सम्मोहित हो गए। अजनबी समुंदर की ओर चलने लगा और शहर के सारे चूहे उसके पीछे पीछे। काफी अनोखा दिशा था शहर के सारे लोगों को। हैमलिन के सड़कें इन चूहों की लहरों की वजह से काले नजर आने लगे। अजनबी अपनी बांसुरी बजाते बजाते सीधा समुंदर के अंदर घुस गया
और साथ साथ सारे चूहे भी। चूहे पानी की लहरों में पकड़े गए और सब के सब डूब गए। इस तरह पाइड पाइपर ने अपने वादे अनुसार हैम्बलिन को सारे चूहों से मुक्त कर दिया। अजनबी शहर वापस आया और मेयर के पास गया अपने 10,000 सोने के सिक्के लेने के लिए। मेयर और शहर के सारे लोग ये नजारा देखकर बहुत खुश हो गए। पर मेयर ने अपनी जुबान बदल डाली। उन्होंने कहा, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, पर एक दिन के काम के लिए 10,000 सिक्के कुछ ज्यादा ही है। मैं तुम्हें केवल 500 सिक्के दूंगा। और बेवकूफ मेयर ने उसको अंत में एक भूटी कौड़ी भी नहीं दी। अजनबी ने मेयर की ओर गुस्से से देखा और कहा, अब मैं एक और धुन बजाऊंगा और आप इसके अंजाम से खुश नहीं रहोगे, देख लेना। सड़क के बीचों बीच जाकर उसने अपनी बांसुरी फिर से बाहर निकाली और बजाना शुरू किया। इस बार अजनबी ने कुछ अजीब सी धुन बजाई। हैम्बलिन के सारे बच्चे जो थे अचानक से अपना काम काज खेलना कूदना बंद कर दिए। एक एक करके पाइड पाइपर के पीछे जाने लगे। अजनबी शहर से बाहर निकल गया और कहीं दूर पहाड़ों में गायब हो गया, और उसके साथ साथ हैम्बलिन के सारे बच्चे भी। बच्चों के माँ बाप रोने लगे। उस अजनबी ने हमारे बच्चों को कहाँ लिया है? शिकायत की सबों ने मेयर साहब के पास। मेयर असहायक था। उसको पता था कि उसने अजनबी को धोखा दिया है। अजनबी हैम्बलिन वापस तो आ गया, पर बच्चे नहीं। मेयर तुरंत उसके पास गया माफी की भीख मांगने के लिए। उसने बहुत विनती की बच्चों को वापस ले आने के लिए, पर बिना कुछ कहे पाइड पाइपर बस मुड़कर वहां से चला गया। शहर के सारे लोग मेयर के दफ्तर के बाहर आ खड़े। सब ने उन्हीं की ओर उंगली उठाई। हमारे बच्चे कहाँ हैं? मेयर शर्मिंदा होकर बस चुपचाप खड़ा रहा। अब तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। हमारे बच्चों को वापस ले आओ। मेयर शहर से भाग गया पहाड़ों की ओर। उसने सालों साल बिताए गायब हुए बच्चों को ढूंढते हुए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा अपने दिए गए वादों को पूरा करें।